नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर आतंकियों का काम तमाम करने आए वायुसेना के गरुड़ कमांडो गोली लगने के बाद भी ढेर कर दिए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कश्मीर अरुणाचल को दिखाया पाकिस्तान और चीन का हिस्सा। भारत के इतराज के बाद WHO ने जारी किया नया डिस्क्लेमर। इसके बारे में आपको बताएंगे WHO के इन 420 को। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, तालिबान पर नहीं कर सकता है कोई द्वेष यकीन। यूएन रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा। अफगान सरकार के लगभग सैकड़ों कर्मचारियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये बहुत अंदरूनी खुलासा हुआ है। चौथी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। आतंकियों संग रिश्तों के चलते नए पाकिस्तानी राजदूत की यूएस में नियुक्ति नहीं हो सकी है। अमेरिका ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान राजदूत को लेने से इनकार, वो हम आपको बताएंगे। वहीं पाकिस्तान में एक बार फिर से हुआ है बड़ा हमला, 2 पुलिसकर्मियों सहित कई मरे। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल के राष्ट्रपति को हूती विद्रोहियों ने मारने की कोशिश, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच तिब्बत को लेकर भारत में शुरू हुआ मंथन, तिब्बत की आज़ादी को लेकर, वो भी हम आपको बताएंगे। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का मामला भी बड़ी खबर आई है। केंद्र से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, लगाया जुर्माना, वो भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक-एक करके विस्तार से खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आतंकियों का काम तमाम करने आए वायुसेना के गरुड़ कमांडो। गोली लगने के बाद भी ढेर कर दिए गए 3 आतंकवादी। दरअसल पुलवामा मुठभेड़ में शनिवार को भारतीय सेना के नेतृत्व में एक ऑपरेशन में 4 आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में गरुड़ स्पेशल फोर्स के कमांडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऑपरेशन में एक अधिकारी ने 2 बार गोली लगने के बावजूद आतंकवादियों पर गोलियां चलाना जारी रखा। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। गरुड़ कमांडो 4 साल पहले एक बड़े ऑपरेशन के दौरान सुर्खियों में आए थे और उन्होंने 2017 में 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसमें उन्होंने 8 आतंकवादियों को मार गिराया था। सूत्रों ने बताया है कि पुलवामा ऑपरेशन के लिए शनिवार को सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सुरक्षा बलों ने शाम करीब 7 बजे पुलवामा जोन इलाके में नायरा गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था और कुछ समय बाद वो जवान स्थानीय लोगों के इनपुट के आधार पर विशेष घर के अंदर आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने में कामयाब रहे थे और उसके बाद गरुड़ कमांडो ने गरुड़ कमांडो ने ढेर कर दिया। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, कश्मीर अरुणाचल को दिखाया पाकिस्तान चीन का हिस्सा। भारत के एतराज़ पर WHO ने जारी किया डिस्क्लेमर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर भारत के गलत नक्शे के मुद्दे पे सरकार ने WHO के समक्ष जोरदार तरीके से इस मामले को उठाया है। दरअसल WHO की कोविड डैशबोर्ड पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था, जिनमें भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। इस मामले पर भारत सरकार ने WHO के समक्ष ऐतराज़ जताया और संसद में बयान भी दिया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि हमने इस मुद्दे को WHO के सामने उठाया और अपना ऐतराज़ जताया है। हालांकि भारत के ऐतराज़ जताने पर WHO ने डिस्क्लेमर जारी किया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि WHO की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के गलत चित्रण का मुद्दा WHO के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया। जवाब में WHO ने जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन को सूचित किया है कि उन्होंने पोर्टल पर एक डिस्क्लेमर डाल दिया है। मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार हमेशा से अपनी सीमाओं को लेकर स्पष्ट रही है और WHO भी सीमाओं के सही चित्रण पर भारत सरकार की स्थिति का स्पष्ट रूप से दोहराता है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर, पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। आतंकियों संग रिश्तों के चलते नए पाकिस्तानी राजदूत की यूएस में रुकी नियुक्ति। दरअसल पाकिस्तान को एक बार फिर वैश्विक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दरअसल अमेरिका में संभावित आतंकी संबंधी के कारण पाकिस्तान के नए राजदूत की नियुक्ति को रोक दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पाकिस्तानी राजदूत को लेकर चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सांसद पेरी ने राष्ट्रपति बाइडेन से आग्रह किया है कि वो मसूद खान के नाम को पाकिस्तान से अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में रिजेक्ट करें, अमेरिकी राजदूत के रूप में रिजेक्ट कर दें। उन्होंने कहा है कि मसूद खान के संभावित आतंकी संबंध रहे हैं। अमेरिकी सांसद ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं इस बात से उत्साहित हूं कि विदेश विभाग ने कथित तौर पर मसूद
महमूद खान को पाकिस्तान से नए राजदूत के रूप में मंजूरी देने पर रोक लगा दी है। हालांकि सिर्फ रोक लगा देना ही काफ़ी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मसूद खान द्वारा प्रस्तुत किसी भी राजनयिक प्रमाण पत्र को अस्वीकार करें। एक और अपडेट लेते हैं, तालिबान पर कैसे करें यकीन, यूएन रिपोर्ट्स में डराने वाला खुलासा, अफगान सरकार की दर्जनों कर्मचारियों को उतारा मौत के घाट। तालिबान की अगस्त में अफगानिस्तान में वापसी के बाद अफगान सरकार और उनके सुरक्षा बलों और अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों के साथ काम करने वाले 100 से ज़्यादा अधिक पूर्व सदस्यों की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित रिपोर्ट में कहा है कि पीड़ितों में 2/3 से अधिक कथित तौर पर तालिबान या उनके सहयोगियों द्वारा मारे गए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार के पूर्व सदस्य, सुरक्षा बलों और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बलों के साथ काम करने वालों के लिए सामान्य माफी की घोषणा के बावजूद अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को लगातार पूर्व कर्मचारियों की हत्या और उनको गायब करने की बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट, बलूचिस्तान में हुआ ग्रेनेड हमला, 2 पुलिसकर्मियों समेत 17 लोग जख्मी। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के आसान दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के जाफराबाद जिले में हुए ग्रेनेड हमले में 2 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 17 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने रविवार की रात जाफराबाद जिले के डेरा अल-हायर शहर में भीड़ भाड़ वाले एक बाजार में ग्रेनेड फेंका। उन्होंने बताया कि हमले में 2 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 17 लोग घायल हो गए हैं। अभी तक किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घायलों को लरकाना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के अधिकारियों के अनुसार 4 घायलों की हालत नाजुक है। एक पुलिस अधिकारी ने आशंका जताई है कि हमला संभवतः 2 सिपाहियों को निशाना बनाकर किया गया था। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे सीयू यानी सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तिब्बत की आज़ादी पर मंथन। प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापना सप्ताह की पूर्व संध्या पर हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा है कि शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत की आज़ादी के मुद्दे का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि इस सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के समर्थन में काम कर रहा है। इस मौके पर मुख्य वक्ता, संरक्षक और संस्थापक, भारत तिब्बत सहयोग मंच और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य इंद्रेश कुमार भी उपस्थित रहे। एक और अपडेट, 9 राज्यों में हिंदू को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का मामला, केंद्र से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन पर 7500 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का और समय मांगा है। याचिका में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सहित कुल 9 राज्यों का नाम लिया गया है। याचिकाकर्ता का नाम अश्विनी उपाध्याय है और उन्होंने 1992 के अल्पसंख्यक आयोग कानून और 2004 के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 14 सबको बराबर के अधिकार देता है और आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध करता है। एक और अपडेट, नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, चीन से $3 अरब का कर्ज लेने के फिराक में है पीएम इमरान खान। नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान चीन से $3 अरब का कर्ज जुटाने की कोशिश में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अगले हफ्ते होने वाली चीन यात्रा में इस कर्ज पर सहमति बन सकती है। पाकिस्तान के मीडिया में रविवार को प्रकाशित खबरों के मुताबिक इमरान 3 फरवरी को चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा करेंगे और इस दौरान उनका चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। एक और अपडेट, राष्ट्रपति जो बाइडेन की तालिबान से अपील, अफगानिस्तान में अमेरिकी नौसेना के बंधक जवान को रिहा किया जाए, ये हम आपको बताएं। और इस बीच एक और अपडेट, केंद्र ने रोका मलयालम समाचार मीडिया 1 का प्रसारण, जमात इस्लामी से करती है कंट्रोल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मलयालम समाचार चैनल मीडिया 1 के प्रसारण को निलंबित कर दिया है। जमात इस्लामी द्वारा नियंत्रित चैनल सोमवार दोपहर को बंद हो गया है। इनके संपादक प्रमोद रमन ने दोपहर में मंत्रालय के फैसले की घोषणा करते हुए टीवी चैनलों पर कहा है कि उनकी कानूनी टीम इस पर और जानकारी अधिक हासिल कर रही है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय का कहना है कि प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है। हमें अभी ब्यौरा नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और जल्द ही अपना
प्रसारण शुरू करने में सक्षम होंगे। कई पत्रकार संगठन और विपक्षी कांग्रेस ने इस कदम की निंदा की है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पे गुरुग्राम विवाद, हिंसा रोकने में नाकाम अधिकारियों पर गिरेगी गाज। सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई को राजी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के सार्वजनिक पार्कों में जुमे की नमाज के आसपास हिंसक घटनाओं को रोकने में कथित विफलता के लिए हरियाणा के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति दे दी है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना समेत कई ने इस बात को लेकर कही है। एक और अपडेट लेते हैं, अखिलेश के खिलाफ आगरा के सांसद। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने किया नामांकन, भाजपा ने उतारा मैदान में। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मैनपुरी राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। करहल विधानसभा सीट से सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कुछ देर बाद ही मैनपुरी में मोदी सरकार के मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक तरीके से बीजेपी ने इसे रोचक बना दिया है। एक और अपडेट, चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ाया। अब सभाओं में 500 की जगह 1000 लोग हो सकेंगे। दरअसल आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी फिजिकल रैलियों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन कई पाबंदियों में ढील दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक खुले स्थान पर आयोजित सभा में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में भी ढील दी गई है। अब 20 लोग घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग रैलियों में और रोड शो के ऊपर प्रतिबंध के मसले पर वर्चुअली समीक्षा बैठक की है। चुनाव वाले राज्य UP, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव बैठक में शामिल रहेंगे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही। एक और अपडेट, CAIT ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का स्वागत किया, कहा सकारात्मक बजट की ओर इशारा कर रही है ये रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों, कल संसद में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील आंकड़ा दिखता है। आज बजट पेश किया जाएगा और इसको लेकर CAIT, जो कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया, दलाई लामा, बड़ी खबर, दलाई लामा चीन से विवाद सुलझाने में को लेकर नया ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि दलाई लामा ने एक बार फिर से गांधी जयंती के अवसर पर तिब्बत में जिस तरीके से तिब्बत को पूरी तरीके से चाइना ने कब्जा कर रखा है और अक्साई चीन पर भी जिस तरीके से कब्जा कर रखा है, उसको लेकर बड़े संकेत दिए हैं। यानी तिब्बत भी जाने वाला है, अक्साई चीन भी जाने वाला है। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई है। आपको बता दें CU में ये बड़ी बैठक हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापना सप्ताह की पूर्व संध्या पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया और इस अवसर पर तिब्बत की आज़ादी पर मंथन हुआ है। यानी भारत में तिब्बत की आज़ादी को लेकर लगातार रणनीतियां चल रही हैं। इस बीच UN में भी तिब्बत और अक्साई चीन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था, जहां पे भारत की तरफ से प्रतिनिधि ने भी उन्होंने कहा था कि चाइना जिस तरीके से दूसरे संभागों पर कब्जा कर रहा है, दूसरे के देशों पे कब्जा कर रहा है, वो ठीक नहीं है। चाइना इन सारी हरकतों को रोकना चाहिए। अगर चाइना ऐसा नहीं करता है तो फिर आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं तरीके से पूरी दुनिया में एक खतरनाक मैसेज जाएगा। UN में भी भारत के साथ साथ कई देशों ने चाइना के बढ़ती इस ताकत को रोकने की बात कही। तो दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में भी तिब्बत की आज़ादी पे मंथन हुआ। तो उधर चीन के दलाई लामा ने भी अपनी तिब्बत को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और कहा गांधी जी के विचारों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक न एक दिन तिब्बत को आज़ाद कराएंगे। एक और अपडेट, इजराइल के राष्ट्रपति की UAE यात्रा के बीच हूती विद्रोहियों ने किया मिसाइल अटैक, अबू धाबी ने बीच हवा में मार गिराया। जी हाँ, इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हरजोग संयुक्त अरब अमीरात के पहले आधिकारिक यात्रा के तहत रविवार को अबू धाबी पहुंचे, लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने यहां मिसाइल से हमला कर दिया। गनीमत रही कि UAE ने इन बैलिस्टिक मिसाइल को बीच हवा में ही मार गिराया। रविवार को दागी गई इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया गया। UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में किसी को चोट नहीं आई और ना ही किसी तरीके की कोई क्षति हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट, नई नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान चाइना से $3 अरब का कर्ज लेने की फिराक में है। PM
इमरान खान। नकदी की संकट से जूझ रहे पाकिस्तान चाइना से $3 अरब का कर्ज जुटाने की कोशिश में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अगले हफ्ते होने वाली चीन यात्रा में इस कर्ज पर सहमति बन सकती है। पाकिस्तान के मीडिया में रविवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक इमरान 3 फरवरी को चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा करेंगे और इस दौरान उनका चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और उनके सामने बाकायदा कटोरा भी फैलाने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में पाक सरकार के अधिकारियों को उद्धृत करते हुए कहा है, इमरान की इस यात्रा के दौरान चीन $3 अरब के एक और कर्ज को मंजूरी दे सकता है। चीन पहले ही पाकिस्तान के $11 अरब के कर्ज दे चुका है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इमरान की इस यात्रा के दौरान चीन $3 अरब के एक और कर्ज को मंजूरी देगा। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। हैदराबाद में बनके तैयार हुआ संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा 5 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 5 फरवरी का दिन हैदराबाद के लिए काफ़ी खास साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और यह प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद से 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को कहीं न कहीं एक तरीके से वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की याद में बनाया गया है और इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। प्रतिमा में 1800 टन से अधिक पंच लोहा का इस्तेमाल किया गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। खान सर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। पुलिस बोली थाने नहीं आए तो होगी कार्रवाई। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज होने के बाद भूमिगत यानी अंडरग्राउंड चल रहे खान सर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षक थाने आकर नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि आरोपित कोचिंग संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि केस दर्ज होने के बाद से अभी तक 6 शिक्षकों ने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। पुलिस ने ये बड़ा ऐलान किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूपी आगरा में गरजे सीएम योगी, कहा मुजफ्फरनगर दंगों के खून से रंगी है सपा की लाल टोपी। भाजपा ने आगरा में पूरी ताकत झोंक दी। रविवार को स्मृति ईरानी धर्मेंद्र प्रधान आगरा में थे। वहीं आपको बता दें सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार अभियान के लिए आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री किरावली में भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल के समर्थन में छोटी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। संवाद के 300 प्रभावी मतदाताओं को बुलाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए काफ़ी लोग पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने किरावली के मैदान से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर फिर से मंथन किया और उन्हें कांग्रेस और बसपा पर भी करारे प्रहार किए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे किशन भरवाड़ हत्याकांड, पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों पर हमले को उकसाता था दिल्ली का मौलाना, हुआ गिरफ्तार। फेसबुक पे कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर गुजरात के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और मामले में अब तक दिल्ली से भी तार जुड़ रहे हैं। गुजरात एटीएस ने इसी मामले में दिल्ली के एक मौलाना को गिरफ्तार किया। एटीएस ने इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार मौलाना ने अपने एक संगठन के जरिए कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों के वीडियो प्रसारित किए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को इस्लाम का अपमान करने वालों को निशाना बनाने के लिए उकसाया जा सके। एटीएस के अधिकारियों ने कहा है कि मौलाना कामरागी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और इस मामले में गिरफ्तार होने वाला दूसरा मौलाना है। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने मोहम्मद आयूब जारवाला को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस के पुलिस अधीक्षक इम्तियाज शेख ने कहा कि 30 वर्षीय किशन भरवाड़ को कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी शब्बीर चोपड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए मौलाना कमरानी उस्मानी के संपर्क में था और ने कहा कि गिरफ्तार मौलाना तहरीक फ़रोग इस्लामी नाम का एक सामाजिक संगठन भी चलाता है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जहां पे यूपी चुनाव के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में सब कुछ चंगा, इस बार फिर से बनने जा रही है सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें यूपी में एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। एक और सर्वे निकल के आया। इस सर्वे में साफ सर्वे में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार को 250 प्लस के साथ पूर्ण बहुमत की
की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक करारा झटका लगा है। एक और अपडेट लेते हैं, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को क्यों विरोध कर रहा है रूस, इसकी संभावना क्या है। दरअसल यूक्रेन को अब नाटो देशों में शामिल कराना चाहते हैं कई देश। रूस ने यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में शामिल नहीं किए जाने की मांग की। रूस का कहना है कि नाटो यूक्रेन से नज़दीक बढ़ा रहा है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि दावा किया है कि यूक्रेन के न चाहने के बाद भी नाटो से अपने गठबंधन में शामिल करना चाहता है। हालांकि नाटो सदस्य देश यूक्रेन के पक्ष में है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। रूस के आक्रमण की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय देशों को सीमाओं पर और अधिक नाटो सैनिकों की तैनाती की मांगी है। फिलहाल दोस्तों, नाटो में अगर यूक्रेन को शामिल कर दिया जाता है तो एक यूक्रेन पे हमला यानी फिर नाटो पे हमला होगा, और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से दुनिया भर के देशों की रणनीति कहीं ना कहीं यूक्रेन वर्सेस नाटो वर्सेस करने की तैयारी